अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दस्तक। मुस्लिम लीग नून में बयानियों की जंग के दौरान नवाज शरीफ की वतन वापसी का मुतालबा जोर पकड़ रहा है, लेकिन आज हुकूमत ने एक बार फिर साबिक वजीर आजम और कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की पाकिस्तान वापसी के लिए अपनी नाकामी का एतराफ कर लिया है। वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने आज नवाज शरीफ की वापसी के मामले पर हाथ खड़े कर दिए हैं। वो क्या कह रहे थे कि क्यों नवाज शरीफ वापस नहीं ला सकते, जरा उसकी एक झलक आपके सामने रखता है। अगर वो 5 साल नहीं लगा सका तो मुझे तो हुए 6 महीने हैं। मैं तो ना नवाज शरीफ को ला सका हूं ना इल्ताफ हुसैन को ला सका हूं। हुकूमत की नजर में नवाज शरीफ की वतन वापसी की उम्मीदें दम तोड़ रही हैं। हालांकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत साबिक वजीर आजम को वतन वापस लाने के लिए कई बार अवाम को कई तारीखें भी दे चुकी है। इस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत क्या कह चुकी है कि कब साबिक वजीर आजम वापस आएंगे, जरा वो भी आपको दिखाते हैं। एक्स्ट्राडिशन जो है वो सजा याफ्ता मुजरिम के कॉन्टेक्स्ट में ली जाएगी ताकि इनकी वापसी हो सके। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि इंशाअल्लाह 15 जनवरी तक नवाज शरीफ पाकिस्तान में होंगे, किसी एक जेल में। नवाज शरीफ साहब को 15 जनवरी से पहले वापस ले आएंगे। अब नवाज शरीफ की वतन वापसी में नाकामी का एतराफ एक ऐसी हुकूमत ने किया है जिसके वजीर आजम इमरान खान माजी में तमाम सियासतदानों के एहतसाब का दावा करते रहे हैं, जिनका नारा ही किसी को नहीं छोड़ूंगा था, जो सियासतदानों को जेल में सहूलियात देने पर तनकीद करते रहे हैं, जो अवामी इज्तिमात में सियासतदानों से सहूलियात वापस लेने के लिए अज़्म का इजहार भी करते रहे हैं। इमरान खान साहब क्या कहते रहे हैं नवाज शरीफ की वतन वापसी से मुताल्लिक, जरा वो भी आपके सामने रखते हैं। हमारी पूरी कोशिश है कि अब इसको हम डिपोर्ट करवाएं। तो मुझे जाना पड़ा तो फिर मैं बोरिस जॉनसन से बात करूंगा। आज से मेरी पूरी कोशिश है तुम्हें इस मुल्क में वापस लाया जाए और तुम्हें यहाँ आम जेल के अंदर डालेंगे, वीआईपी जेल नहीं होगा। तुम वापस आओ तो मैं देखता हूं तुम्हें हम कैसे रखते हैं। नवाज शरीफ कहते हैं जी मैं खाना घर से मंगवाऊंगा, फिर कहते हैं जी एयर कंडीशन लगा दो जेल में, अब टीवी चाहिए जेल में। वापस जाके मैं ये टीवी शीवी तो जेल से निकालू ना मैं। अब वजीर आजम हो या वफाकी वज़रा, तहरीक इंसाफ की सारी क़यादत सियासतदानों के कड़े एहतसाब की दावेदार रही है। यह बयानिया अवाम को इलेक्शन से कबल भी दिया जाता रहा है। इमरान खान ने हल्फ लिया तो मेरा पाकिस्तान का 200 अरब डॉलर जो बाहर पड़ा हुआ है, इमरान खान अगले दिन उसको पाकिस्तान वापस लेके आएगा। पहले दिन 100 अरब डॉलर बाहर दुनिया के मुंह पे दे मारेगा और 100 अरब डॉलर आपके ऊपर लगाएगा। कहते हैं कि पाकिस्तान में यौमिया 12 अरब करप्शन होती है। अगले दिन जब इमरान खान अपने ऑफिस जाएंगे तो सबकी फाइलें बुलाएंगे और हिसाब किताब शुरू कि बेटा जरा बताओ, ये नहीं कि मनी ट्रेल, नेब जाओ, सुप्रीम कोर्ट जाओ, ये लंबी कहानी नहीं चाहिए। जरा बताओ कि आपकी तनख्वाह इतनी थी, महीने के इतनी, साल की इतने, ये बाकी पैसा कहां से आया, नहीं बताया, लटकाओ इनको। अब इसके बाद सवाल यह है कि हुकूमत नवाज शरीफ को वतन वापस लाने में नाकाम हुई कैसे है। क्या नवाज शरीफ वतन वापस आकर नून लीग की क़यादत करेंगे? सवाल तो यह भी है कि नवाज शरीफ कैसे वतन वापस आएंगे। क्या नून लीग खुद नवाज शरीफ को वतन वापस लाएगी? नवाज शरीफ पाकिस्तान कब वापस आएंगे? इस हवाले से मरियम नवाज भी कुछ बता चुकी हैं। उन्होंने क्या कहा था वो भी आपके सामने रखता है। इंशाअल्लाह बहुत जल्दी आप मुझे ये गारंटी दें कि नवाज शरीफ वापस आएंगे, उनको इंसाफ मिलेगा और उनकी जिंदगी को खतरा नहीं होगा। इन कातिलों के हाथ में उनकी जिंदगी नहीं होगी। मैं उनको शाम की फ्लाइट से बुलाती हूँ। अब मरियम नवाज शरीफ की नज़र में नवाज शरीफ की सेहत उनकी वापसी में एक बहुत बड़ी रुकावट है। उनकी सेहत के मामला जब बेहतर होंगे तो वो वापस आएंगे, लेकिन वो ये कहती हैं कि आप ये गारंटी दें कि नवाज शरीफ वतन वापस आएंगे तो उनकी जान को खतरा नहीं होगा। यानी मरियम नवाज साहिबा के नज़दीक नवाज शरीफ इज़ फिट एंड फाइन, वो बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन उनकी जान के जो खतरात यहां पर है पाकिस्तान में, अगर ये गारंटी दे दी जाए कि उनको कोई खतरा नहीं होगा, उनको जेल में नहीं डाला जाएगा, उनके लिए मुश्किलात नहीं पैदा की जाएंगी, तो वो शाम की फ्लाइट से मियां साहब को वापस बुला सकती हैं। हालांकि पीडीएम के दरमियान लड़ाई की इब्तिदा भी नवाज शरीफ की वतन वापसी पर गर्मा गर्मी से हुई थी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से तजवीज़ दी गई थी कि नवाज शरीफ को पाकिस्तान आकर हुकूमत मुखालिफ तहरीक में हिस्सा लेना चाहिए, इसको लीड करना चाहिए, लेकिन नून लीग ने इस मुतालबे को भी नजरअंदाज कर दिया था, जिसके बाद पीडीएम टूट फूट का शिकार हुई थी। आज हुकूमत की जानिब से दावा किया गया, एक बड़ा दावा शेख रशीद साहब ने किया है कि शहबाज शरीफ मुख्तदिर हलकों के साथ डील में मसरूफ हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला के मुताबिक शहबाज शरीफ की कोशिश है कि आम इंतखाबात से कबल पाकिस्तान आए
और पाकिस्तान आमद से कबल उन्हें गिरफ्तार ना किया जाए। शेख रशीद अहमद साहब साबिक वज़ीर आज़म की वापसी से मुताल्लिक क्या कह रहे हैं, डील का तासुर कैसे गहरा कर रहे हैं, जरा वो आपको दिखाते हैं। और नून लीग को समझ आ गई है और मैं उनको मुफ्त मशवरा देना चाहता हूं कि पाकिस्तान की सियासत में एक नई रीजनल पॉलिटिक्स आने लगी है। तुम्हारी सोच से बड़ी सियासत पाकिस्तान में होने जा रही है जो कि इमरान खान खेलेगा और करेगा। पहले अपना घर ठीक करो, मुल्क का अपने खाक ठीक करना है। दोनों पार्टियों के घरों में मफाहमत और मज़ाहमत की लड़ाइयां जारी हैं। मुझे तो ऐसे शक पड़ता है कि वो राह बना रहा है, शहबाज शरीफ रास्ता बना रहा है कि नवाज शरीफ को इलेक्शन के दिनों में सीधा जेल ना जाना पड़े, उसको सीधा जेल जाना है इलेक्शन के दिनों में अगर आसना है। और शहबाज शरीफ वही स्ट्रेटजी अपनाने की कोशिश कर रहा है जो उसने नवाज शरीफ को लाने के लिए की। अब नून लीगी ज़राए का भी यही कहना है कि नवाज शरीफ आम इंतखाबात 2023 से पहले पाकिस्तान आएंगे और बाकायदा तौर पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की इंतखाबी कैंपेन को लीड भी करेंगे। वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद के दावे के बाद चंद सवालात जन्म लेते हैं। क्या नवाज शरीफ इलेक्शन से कबल पाकिस्तान आ रहे हैं? क्या नून लीग नवाज शरीफ की आमद के लिए राहें हमवार कर रही है? क्या हुकूमत नवाज शरीफ को महफूज रास्ता दे रही है? सवाल यह है कि क्या नवाज शरीफ वतन वापस आकर जेल जाएंगे या नून लीग जो अवामी राब्ता मुहिम है वो शुरू करेंगे, यानी जो कायद हैं वो आकर इसको लीड भी करेंगे? क्या शहबाज शरीफ का बयानिया दीगर तमाम बयानियों पर हावी हो गया है, जो बज़ाहिर तो देखा। तमाम तर सवालात का जवाब लेने की कोशिश करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अंदलीब अब्बास साहिबा, जबकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से निहाल हाशमी साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों के कीमती वक्त के लिए। सबसे पहले अंदलीब साहबा आपसे बात करेंगे। अंदलीब साहबा ये बताएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वुज़रा कई बार तारीखें दे चुके हैं कि नवाज शरीफ साहब 15 जनवरी को आ रहे हैं। फिर इमरान खान साहब ने खुद कहा कि नवाज शरीफ साहब को वापस लाने के लिए बोरिस जॉनसन से बात भी करेंगे, लेकिन आज शेख रशीद साहब ने सरेंडर कर दिया है। वो कहते हैं उनके बस में नहीं है। इससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बयानिए को धचका नहीं पहुंचेगा? हुआ ये है कि आपको भी पता है कि इन्होंने क्या किया हुआ है। इन्होंने पूरा क्रिमिनल लॉज अपने लिए बना के अपने आप को प्रोटेक्ट किया हुआ है। अब जो एक्स्ट्राडिशन का ट्रीटीज थी जो कि साइन होनी चाहिए थी हमारी कंट्रीज के साथ, वो नहीं की। अब हम उसके प्रोसेस में हैं और हमने उसका प्रोसेस शुरू कर दिया है। इसलिए कोई डेट देना कि जी आज हो जाएगा कल हो जाएगा वो मुश्किल है, बट प्रोसेस में है। और आप देखेंगे कि ये एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी जो है उसके अलावा 2 लॉज वहाँ चेंज हुए हैं और हम उनको उस पर खत भी लिख रहे हैं। हमारा फॉरेन ऑफिस जो है वो उनको अप्रोच कर रहा है। वो लॉज ये हैं कि जो लंदन में हमारे पास प्रेसिडेंट आया है कि जो मुल्क को लूट के गए हुए थे, 3 मुल्कों से जो वहाँ पॉलिटिशियंस थे, मुल्क के लूट के वहाँ उन्होंने अपनी प्रॉपर्टीज बनाई हुई थी, उनकी प्रॉपर्टीज पे पैसा वापस करके उनको गिरफ्तार करके वापस भेजा गया है। अब हम उसके ऊपर सिमिलैरिटी करके अपना बना रहे हैं, क्योंकि एग्जैक्टली नवाज शरीफ का यही केस है कि मुल्क को लूट के भाग गया है। देखिए अंदलीब साहब, आपने बार बार सुना, शहजाद अकबर साहब ने भी बारहा हमें बताया कि एक्स्ट्रेडिशन ट्रीटी साइन करने के लिए हम जा रहे हैं, बरतानिया से हमारी बात चल रही है। लेकिन आज वफाकी वजीर दाखिला ने कहा ना कि इससे पहले वजीर दाखिला नहीं कर सके हैं, वो क्या कर सकते हैं, तो उससे तासुर तो बड़ा क्लियर मिलता है। लेकिन एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो आज शेख रशीद साहब ने की है, वो कह रहे हैं कि शहबाज साहब बड़ी कोशिश कर रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब को वापस लाया जाए और इस तरह लाया जाए कि वो वापसी पर गिरफ्तार ना हो, उनकी राह हमवार की जा रही है। इससे तो डील का तासुर भी मिलता है। क्या ये बातचीत चल रही है? क्या शहबाज शरीफ मुतहर्रिक हैं कि नवाज शरीफ वापस आए और यहाँ के प्रैक्टिकली पॉलिटिक्स में हिस्सा डालें? देखिए, आपको इनकी आदत का पता है, ये कभी भी बगैर डील किए वापस नहीं आते हैं। मुशर्रफ याद होगा, अब बैठ के मुशर्रफ को ये कहते मुशर्रफ से डील करके गए और मुशर्रफ से डील करके वापस आए। और इन्होंने वो एनआरओ क्या था, वो एनआरओ यही था। अब जो कोशिशें तो इनकी जारी होंगी, बिल्कुल जारी होगी। आपको याद है मरियम बीच में जब चुप कर जाती है 6 महीने, तो आप सब ने रिपोर्ट किया कि मरियम ने उसको जुबैर को भेजा, 2 दफा भेजा, फिर जुबैर साहब ने जाके बड़ी मिन्नतें तरले की, नहीं हुआ कामयाब। अब अगर शहबाज शाह साहब कोशिश कर रहे होंगे तो कर रहे होंगे, ये तो उनकी पुरानी आदत है। लेकिन ये नहीं हो सकता कि वो वापस आए और उनको गिरफ्तार ना किया जाए, बिकॉज याद रखें वो एक डिक्लेयर्ड मुजरिम मुल्जिम। जी, मैं यही जानने में इंटरेस्टेड हूं कि अगर वापस आए गिरफ्तार ना हो, फिर तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बयानिया बिल्कुल दम तोड़ जाएगा। अभी भी आपके ऊपर इल्जामात होते हैं, रिजर्वेशंस का इजहार किया जाता है, नवाज शरीफ साहब
प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर आप कहते हैं, एब्सकॉन्डर हैं, वो बाहर है, लंदन में बैठे हुए हैं, उस हवाले से स्टेटमेंट्स तो जाके जाते हैं लेकिन उनकी वापसी से मुताल्लिक नहीं हो सका। निहाल हाशमी साहब हमारे साथ हैं क्योंकि उनसे जानते हैं ये चल क्या रहा है ऑफ द कैमरा। निहाल हाशमी साहब, आज जो शेख रशीद साहब ने कहा है कि शहबाज साहब असल में नवाज शरीफ साहब की राहें हमवार कर आए, क्या वाकई नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं? आपको मालूम है नवाज शरीफ साहब का ट्रैक रिकॉर्ड है कि वो अपनी अहलिया को बिस्तर अलालत पे छोड़कर यहाँ आए और सीधा जेल गए। तो जब वो समझेंगे वो ज़रूर आएंगे। शेख रशीद साहब को चाहिए कि इस पे अपना वक्त ज़ाया ना करें, बल्कि पाकिस्तान के जो अंदरूनी हालात हैं उसको बेहतरी की तरफ लेके जाएं। जो इस मुल्क में अमन और भाईचारा को जो तबाही हुई है उसको ठीक करें। इमरान खान साहब कह चुके थे, वो नाकाम हो गए। जब मियां नवाज शरीफ चाहेंगे और पाकिस्तान के अवाम चाहेंगे, मियां नवाज शरीफ के चाहने वाले वोटर सपोर्टर चाहेंगे, नून लीग तो यकीनन ये चाहती होगी कि नवाज शरीफ वापस आए और यहाँ आके प्रैक्टिकली हमें लीड करें, क्योंकि जो लोग गिरफ्तार हो रहे हैं, जो जेलें काट रहे हैं, यकीनन उनके यहाँ भी शिकवा तो मौजूद होगा कि हमारे कायद लंदन में बैठे हुए हैं, वो रोल्स राइस में सैर कर रहे हैं, वो कॉफी शॉप्स के अंदर दिखाई देते हैं, वो अपने नवासे का पोलो मैच भी देखने के लिए जाते हैं, लेकिन यहाँ आके लीड नहीं करते। और आपको याद होगा निहाल साहब के आसिफ अली जरदारी साहब ने पीटीएम के इजलास में यही कहा था कि मियां साहब अगर आप चाहते हैं कि हम सड़कों पर आए तो आइए, फिर आप इसको लीड करें। एक तो बात मैं आपको बता दूं, इस हुकूमत ने क्या किया है। इस हुकूमत के नैब ने कहा था जो एवेंफील्ड मकान है उसकी कीमत 2 अरब है, और वो 2 अरब के वो मकान का तो कुछ कर नहीं सके, 22 अरब रुपया वहाँ जुर्माना भर के आ गए लंदन की अदालत में। तो ये अजीब व गरीब का तमाशा कर रहे हैं। और जहाँ तक जेल जाने की बात है, या आसिफ जरदारी साहब की, जमा खातिर रखे हर वो शख्स जो नवाज शरीफ के बारे में बात कर रहा है। हम शुक्रगुजार हैं कि नवाज शरीफ आज भी महवर है और इंशाल्लाह रहेंगे पाकिस्तान की सियासत की। हम है ना जेल जाने के लिए, हम लोग जेल जा चुके हैं, शाहिद खाकान जेल जा चुके हैं, एहसन इकबाल जेल जा चुके हैं। शेख रशीद साहब के कहने का मतलब भी यही था कि शहबाज साहब ये तय कर रहे हैं कि वापस आए, उनको कोई हाथ ना लगाए, वो जेल ना जाए, उन पर मुकदमात है उनको खारिज किया जाए। क्या इस हवाले से पसे पर्दा कहीं बातचीत चल रही है? निहाल साहब, सवाल तो बड़ा सादा सा है। बड़ी सादा सी जवाब है कि जिस आदमी को इमरान खान चपरासी नहीं लगा रहा था उसको वजीर दाखिला लगा दिया, तो वो पाकिस्तान का झूठा नंबर 1 इंसान है। तो उसकी बात को आप अगर यकीन कर रहे हैं, जो चपरासी का अहल नहीं है वो नवाज शरीफ के मुस्तकबिल का फैसला करेगा, वाह कमाल बात कर रहे हैं आप भी। नहीं, आप ये कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं या नहीं आ रहे? मुझे सवाल मेरा बड़ा सर, नवाज शरीफ 2023 या अगले इलेक्शन से पहले आएंगे। उनका वतन है, इस मुल्क के 3 टाइम प्राइम मिनिस्टर है, 2023 के इंतखाबात से पहले नवाज शरीफ पाकिस्तान को एटमी कुव्वत बनाए, माशी कुव्वत बनाए, वो आएंगे। उनको आने से ना कोई रोक सकता है। वो जब पाकिस्तान के अवाम उनके डॉक से चाहेंगे वो आ जाएंगे इंशाल्लाह। लीजिए अंदलीब साहिबा, नवाज शरीफ साहब की वापसी की वैसे हमारे जो वाबसूख जराए हैं, नून लीगी हल्के भी ये कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब 2023 के इंतखाबात से पहले आएंगे, अपनी विल पे आएंगे और यहाँ आके कैंपेन करेंगे इलेक्शंस की। तो अगर आते हैं और कैंपेन करते हैं आजादाना तौर पर, तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहाँ खड़ी होगी और उसका बयानिया कहाँ खड़ा होगा? देखिए, आपने एक मकूला सुना होगा, लीड फ्रॉम द फ्रंट। तो उनको तो अभी आना चाहिए था। अब ये तो कोई नहीं हो सकता ना कि आप लीड फ्रॉम द बैक एंड बियॉन्ड एंड बगौड़ा, ये तो कहीं से लीडरशिप नहीं होती, ये तो लीडरशिप होती है। आप आएंगे तो आप लीड करेंगे ना। आप वहां बैठे हुए हैं, आप वेट कर रहे हैं डील हो जाए, उसके बाद जिस तरह मुशर्रफ के साथ हाथ मिला के वापस आ गए थे। दलीप साहब, लास्टली मुझे सिर्फ ये बताइएगा कि मोईद यूसुफ साहब अमेरिका में हैं, उन्होंने प्रेस से बात करते हुए भी कहा कि जो बाइडन की जो कॉल रिसीव नहीं हुई, वो नहीं कर रहे, उस पर उनको कंसर्न्स भी हैं उनके। तो ये भी एक बहुत बड़ा सवाल उठाया जाता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लेके कि ना मोदी जो है वो कॉल पिक करता है, ना बाइडन कॉल करता है, ना ही बोरिस जॉनसन से कह के जो डिपोर्ट कराना था वहां पर मामला ठीक है, क्योंकि वहां भी क्रिकेट मैच खेलने के लिए खान साहब को जाना था, लेकिन जराये के मुताबिक उसको भी मौखर किया गया है क्योंकि नवाज शरीफ की एक्सट्रेडिशन ट्रीटी से मुतालिक, वापसी से मुतालिक बरतानिया भी मदद नहीं कर रहा आपकी। देखिए, पहली बात तो ये है कि आपने वो शायद पूरा उसका इंटरव्यू नहीं पढ़ा। उसने मोहित ने उनको कहा है कि तुम कॉल्स का जो मर्जी कर लो, वी हैव अदर ऑप्शंस। ये कभी किसी ने कहा है कि तुम कॉलों पे ऐसे कर रहे हो कि जी टेक्निकल है और वो है? हम तुम्हें कह रहे हैं कि वी हैव अदर ऑप्शंस और हम देखेंगे ऑप्शंस। इतना स्ट्रेट जवाब तो किसी ने दिया नहीं। देखिए, हमारी जैसे मैंने कहा कि पीछे इन्होंने डू मोर कह के ना कोई उनसे एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी की हुई है, पैसे खा के ये बाहर चले जाते थे, चुप कर जाते थे, ना कश्मीर में बोलते थे।
क्योंकि खुद सारा क्राइम किया हुआ था। अब हम आए हैं, आप देखिए आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान का इंटरनेशनल स्टेचर जो है वो एक खुददार मुल्क की तरह उठ रहा है, और चाहे ये माने ना माने, चाहे हमें उसकी कीमत देनी पड़े, हम एब्सोल्युटली नॉट पाकिस्तान की सॉवरेनिटी जो है वो किसी तरह ऑलराइट दिलीप साहब, मुझे लास्ट कमेंट लेना निहाल हाशमी साहब से। निहाल हाशमी साहब, देखिए पाकिस्तान का जो इंटरनेशनल इमेज है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कहती है कि उसको पूरी तरह से उजागर करने की तरफ जा रहे हैं, टेक ऑफ कर रही है पीटीआई हुकूमत। और फिर दूसरी तरफ अगर नवाज शरीफ साहब को लिया जाए तो वो अफगान नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर से मिलते हैं, जो पाकिस्तान के बारे में जो कुछ बकता है वो भी ऑन रिकॉर्ड है। तो क्या जो पब्लिक है वो सब इससे अनअवेयर रहेगी? आप आएंगे, आपका कंफ्यूज नैरेटिव, ना पता चल रहा है मजामत करनी है, ना पता चल रहा है मफामत है, तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इतनी कंफ्यूजन के साथ क्या पब्लिक सेंटिमेंट गेज कर रही है? देखिए, अभी सोशल मीडिया में चल रहा है कि अगर जो बाइडेन के पास बैलेंस नहीं है तो हम उसको इजी लोड करवा देते हैं इमरान खान से बात करने के लिए। तो ये तो इमेज आपका बना लिया, आपके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो मांगे तागे के हैं मोहित यूसुफ साहब, वो पाकिस्तान की बेइज्जती कराने पे तुले हुए हैं। नवाज शरीफ के दौर में हमारा ये इमेज था कि हमें चाइना के साथ $60 बिलियन का सीपैक होता रहा है। पाकिस्तान एक ग्रोइंग इकोनॉमी थी, इसाफ डार साहब की जो पॉलिसी थी इकोनॉमिक, उससे पूरी दुनिया, और वो पहले आदमी थे जिन्होंने IMF के जो प्रोग्राम थे उसको कंप्लीशन किया था। मगर आपने बदले में क्या किया? असलम बेग की किताब उठा के पढ़े तो वो कहते हैं नवाज शरीफ को सजा दिलवाई गई है। अरशद मलिक की अगर आप जजमेंट पढ़े तो आपको पता लग जाता है कि नवाज शरीफ को सजा दिलवाई गई है, इसाक डार के घर को कब्जा कर लिया गया। बहुत शुक्रिया दिलीप अब्बास साहब, बहुत शुक्रिया निहाल हाशमी साहब आपके वक्त के लिए। क्विक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो टेलीफोनिक सफारतकारी और अदर ऑप्शंस की बात करेंगे इस ब्रेक के बाद कि इसके इम्कानात कितने। हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक। वजीर आजम के मुशीर बराए कौमी सलामती डॉक्टर मोहित यूसुफ ने फाइनेंशियल टाइम्स को इंटरव्यू दिया है। उन्होंने सवाल उठाया कि अमेरिका ने वजीर आजम पाकिस्तान से बात क्यों नहीं की। सदर जो बाइडेन ने वजीर आजम इमरान खान को फोन क्यों नहीं किया? हालांकि अमेरिका पाकिस्तान से मामला बेहतर बनाने का मुतमन्नी है। मुशीर बराए कौमी सलामती का कहना था कि हम इशारों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, डॉक्टर मोहित यूसुफ के मुताबिक अगर अमेरिकी सदर जो बाइडेन हमें नजरअंदाज करते रहे तो पाकिस्तान के पास और भी ऑप्शंस मौजूद हैं। सवाल यह है कि पाकिस्तान के पास क्या ऑप्शंस मौजूद हैं? क्या अमेरिका अपनी नाकामी का मलबा पाकिस्तान पर डाल रहा है? क्या जो बाइडेन के टेलीफोन की इतनी अहमियत थी कि पाकिस्तानी क़यादत बार बार इस मामले पर सवालात उठा रही है? आखिर इमरान खान साहब से बात करके उन्हें कहना क्या चाहते हैं? क्या हुकूमत का तमाम तर फोकस टेलीफोनिक डिप्लोमेसी पर है? इस हवाले से ऑपोजिशन भी सवालात उठाती है। जरा आपको दिखाते हैं कि मरियम नवाज साहिबा क्या कह चुकी हैं। इमरान खान आज तक लोगों को यही कहता रहा, मैं तो फोन करता हूं, एक मेरा फोन नहीं उठाता, दूसरा मुझे अमेरिका बुलाता नहीं है। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने तालिबान की पेशकदमी रोकने के लिए पाकिस्तान से मदद मांगी है। अखबार ने अपने तबसरे में लिखा है कि मोहित यूसुफ ने यह नहीं बताया कि पाकिस्तान किन ऑप्शंस पर गौर कर रहा है, ताहम पाकिस्तान चीन के साथ ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम कर रहा है। सीपैक के जरिए पाकिस्तान एक बड़े ब्लॉक से जुड़ रहा है। अखबार के मुताबिक अब भी कई आलमी रहनुमाओं से अमेरिकी सदर जो बाइडेन जाती तौर पर बात नहीं करेंगे। बाइडेन वक्त आने पर वजीर आज़म इमरान खान से बात करेंगे। पाकिस्तान के पास इस वक्त क्या ऑप्शंस हैं? क्या अफगानिस्तान से अमेरिकी इनखला के बाद टिकल मंजरनामे पर तब्दीली आएगी? इसी मामले पर बात करेंगे। इस वक्त सीनियर डिफेंस एनालिस्ट लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम जनरल साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। जनरल साहब, एक तरफ तो हमने अमेरिका को बड़ा कैटेगोरिकली एब्सोल्युटली नॉट कहा, दूसरी तरफ नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अमेरिका में इस बात पर शिकवा कर रहे हैं कि जो बाइडेन ने वजीर आज़म इमरान खान को कॉल नहीं की। देखिए, पहले तो एब्सोल्युटली नॉट ही कहना एक मैं समझता हूँ इतना मुनासिब नहीं था। उसके तरीकाकार मौजूद थे। आप कह सकते हैं कि अब ये कहा जा सकता था कि पाकिस्तान के अवाम इस चीज़ के हक में नहीं है। एब्सोल्युटली नॉट ज़रा एक सख्त तरीका है, ये सफारतकारी की ज़बान नहीं। और दो मुल्कों के दरमियान ख़ास तौर पे जब एक छोटा मुल्क डेवलपिंग कंट्री एक सुपर पावर को एड्रेस कर रहा हो तो वो जरा थोड़े से मोहतात अल्फाज होने चाहिए थे। मैं उससे इत्तफाक नहीं करता एब्सोल्युटली नॉट। अच्छा, दूसरी बात ये है, जी। मेरे नुक्ता निगाह से एक अच्छा टेक्टफुल सा तरीका होना चाहिए। दूसरी बात ये है कि मैं इस पे भी इत्तफाक नहीं करता कि आपने एब्सोल्युटली नॉट कहा या नहीं कहा,
आप जाके शिकवा करें कि जनाब जो बाइडन ने टेलीफोन नहीं किया। जो बाइडन अगर टेलीफोन कर देगा तो आपके कौन से हालात सुधर जाएंगे, इकोनॉमी बेहतर हो जाएगी, अवाम में खुशहाली आ जाएगी, या कौन सी ऐसी चीज होगी जो एक टेलीफोन कॉल से मिल जाएगी। अगर वो टेलीफोन कॉल कर देता और खैरियत पूछ लेता कि इमरान खान साहब आप ठीक हैं, आगे मिलकर अच्छी तरह काम करेंगे, तो इतने में आपकी क्या सेहत पे अच्छा असर पड़ जाता। तो जनरल साहब, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने यह भी कह दिया कि वी आर लुकिंग फॉर सम अदर ऑप्शंस, यानी अमेरिका में बैठ के एक दफा फिर हमने उन्हें एब्सोल्युटली नॉट वाले एटीट्यूड के अंदर ही कहा है कि वी आर लुकिंग फॉर सम अदर ऑप्शंस, कि हम अमेरिका में मौजूद हैं। इसका मतलब क्या समझा जाए कि वहां पर अमेरिकन ने क्या हमें खातिर खा जवाब नहीं दिया, जिसके बाद हम ये कह रहे हैं कि नाउ वी आर लुकिंग फॉर सम अदर ऑप्शंस, या मामला कुछ और है? मेरा ख्याल ये नापुख्तगी है, सफारतकारी की ना तजर्बाकारी है की वजह से इस तरह की आप गुफ्तगू करते हैं, वरना ये होनी नहीं चाहिए। देखें आप अगर कोई और ऑप्शन देख रहे हैं या आपने देख ली हुई है या दुनिया को पता है कि हमारे पास ऑप्शंस क्या है, तो फिर इस सूरत में हमें अनाउंस करने की क्या जरूरत है। ये चीजें तो बड़ी खामोशी से और बड़ी एहतियात से ये की जाती हैं, क्योंकि जिस ऑप्शन को जिस भी किसी ऑप्शन को आप समझते हैं कि वो है या आप उसको अडॉप्ट कर सकते हैं, तो वो ऑप्शन अगर आप अडॉप्ट करने की कोशिश करें और दूसरी साइड आपको ना लिफ्ट कराए या दूसरी साइड आपके ऑप्शन पे पूरी ना उतरे, फिर आप क्या करेंगे। सो अनाउंस नहीं करना चाहिए। आपके पास ऑप्शंस है, उनको हमेशा अवेल करने की कोशिश करनी चाहिए और ऑप्शंस खुली रखनी चाहिए। अपने आप को किसी बंद गली में नहीं ले जाना चाहिए कि जहां आपके पास ऑप्शन कोई ना रहे। ये तो है गंदी सफारतकारी अगर आपके पास ऑप्शन कोई ना हो। ऑप्शन अच्छी रखना या ऑप्शंस का अवेलेबल होना, ये आपकी सफारतकारी की, अच्छी सफारतकारी की निशानी है। साहब, आपको क्या लग रहा है इंटरनेशनल एरिना में एट दिस पॉइंट इन टाइम कि जब हमारे वेस्टर्न बॉर्डर के ऊपर हालात बड़े कशीदा हो रहे हैं, इसके साथ साथ जो तहरीके तालिबान पाकिस्तान है उसके भी कुछ अटैक्स बड़े हैं, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस को भी अटैक करते हैं, हमारी आबादी को भी करते हैं। अगर आप स्टैट्स देखें तो वो भी बड़े अलार्मिंग है। लश्करगाह के अंदर जो कुछ हो रहा है, ये सारी पिक्चर हमारे सामने है। क्या हम इंटरनेशनली अपने आप को आइसोलेट कर रहे हैं इस सफारतकारी के साथ? व्हाट डू यू थिंक? नहीं, आइसोलेट नहीं कर रहे। इसमें चीज ये है कि मसलन अमेरिका और भारत, अगर अमेरिका को आप देखें तो उसके डिक्लेयर्ड मिशन कुछ और है या डिक्लेयर्ड काम उसका कुछ और है, लेकिन जो वो कर रहा है वो कुछ और है। डिक्लेयर्ड ये है कि हम चाहते हैं कि जी अफगानिस्तान में अमन आए, पाकिस्तान कोशिश करे, वो पाकिस्तान को दबाने के लिए एक रास्ता है। प्रैक्टिकली वो ऐसा काम कर रहे हैं जिससे अमन आ ही नहीं सकता, वहां पे जंग जारी रहेगी। जब आप एक फरीक को जंगी सामान, उसके लिए आप हर तरह की एयरफोर्स की सपोर्ट उसको दे रहे हैं, एयर पावर आपने उसके जिम्मे लगाई हुई है, और वो महसूस कर रहा है कि वो जंग लड़ रहा है और वो लड़ सकता है कामयाबी से, इसलिए कि एक सुपर पावर उसके पीछे खड़ी है। उसकी बजाय अगर उसको ये कहा जाए कि भाई तुम मुज़ाकरात करो, और तालिबान को भी यही मैसेज दिया जाए कि भाई तुम जंग नहीं करोगे, तुम मुज़ाकरात करोगे, तो दोनों साइड जो है वो फिर शायद मजबूर हो जाए बात करने पे। तालिबान को एक मैसेज हमने दिया था, लेकिन वो फेड आउट हो गया। हमने कहा था कि जी अगर आप ताकत के जरिए को कब्जा करेंगे तो हम उसको आपकी कामयाबी नहीं समझेंगे, हम आपको पजीराई नहीं देंगे। ये मैसेज जो है ये उसको वैसे तो अकेले सब ने दिया है, लेकिन इसमें तरीकाकार ये है कि इस सूरत हाल को संभालने के लिए रशिया, पाकिस्तान, चाइना और ईरान ये इकट्ठे हो जाए, सिर्फ अफगानिस्तान को मामला को संभालने के लिए, यहाँ अमल लाने के लिए। तो जब ये इकट्ठे होंगे तो ये इकट्ठे मैसेज दे देंगे तालिबान को भी कि जनाब अगर आप जंग जारी रखेंगे और मुज़ाकरात नहीं करेंगे तो हम आपको कतन कोई पजीराई नहीं होगी, आपको तस्लीम नहीं करेंगे। बहुत शुक्रिया जनरल साहब आपके वक्त के लिए। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब हमारे साथ मौजूद थे। क्विक शॉर्ट ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात करेंगे पाकिस्तान में इंजीनियर बनना तो आसान है, लेकिन बतौर इंजीनियर रोजगार हासिल करना कितना मुश्किल है। ब्रेक के बाद बात करेंगे पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के इलेक्शंस पर भी। वेलकम बैक। गुज़श्ता चंद रोज से एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। इस वीडियो पर तरह तरह के तबसरे सामने आ रहे हैं, कई सवालात उठाए जा रहे हैं। तहकीकात के बाद मालूम हुआ है कि इस वीडियो में खाने पर टूट पड़ने वाले कोई आम अफराद नहीं है, बल्कि मुल्क की पहचान और आला तालीम याफ्ता नौजवान है। ये वीडियो फैसलाबाद में इंजीनियर्स की एक तकरीब के दौरान बनाई गई है। खाने पर इंजीनियर्स की इल्गार के बाद सवाल पैदा होता है कि क्या भूख का ताल्लुक गुर्बत से है, क्योंकि ये तो एक पढ़ा लिखा तबका है, ये इंजीनियर्स है, ये तो पढ़े लिखे नौजवान हैं, ये खाने पर इस तरह टूट पड़ रहे हैं। क्या भूख तहजीब भुला देती है?
क्या तालीम से तमद्दुन में तब्दीली मुमकिन है? ऐसे कौन से लोग हैं जो खाने पर हमलावर होते हैं? तकारीब में खाने की प्लेट पर यलगार करने वाले अफराद घर में पुरसुकून अंदाज में खाना कैसे खा लेते हैं? यकीनन इन सवालात के जवाब आपके लिए भी उतने ही आम हैं जितना इसका जवाब जानना हमारे लिए ज़रूरी है। ये वीडियो उन हज़ारों इंजीनियर्स की नुमाइंदगी करती दिखाई देती है जो पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के इंतखाबात से उम्मीदें लगाए बैठे हैं। पाकिस्तान में हर साल लाखों की तादाद में इंजीनियर बेरोजगार हो रहे हैं, ऐसी सूरत हाल से गुजर रहे हैं। लाखों रुपए भर के मुख्तलिफ इंजीनियर्स, यूनिवर्सिटी से PEC ग्रेजुएट होने वाले इंजीनियर्स प्राइवेट सेक्टर्स में जलील हो रहे हैं और कई इंजीनियर्स ऐसे भी हैं जो प्राइवेट सेक्टर्स तक रसाई हासिल नहीं कर पाते हैं। ऐसे में इंजीनियर्स के चंद सवालात PEC के सामने रखते हैं। पाकिस्तान में इस वक्त 3.25 लाख से ज्यादा इंजीनियर्स हैं, लेकिन नौकरियां 1.5 लाख हैं। हजारों बेरोजगार इंजीनियर्स के लिए पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल ने आज तक आखिर क्या प्लानिंग की है? काउंसिल मेंबरान को इंजीनियर सिर्फ इलेक्शन के वक्त पर क्यों याद आते हैं? प्राइवेट यूनिवर्सिटीज को इजाफी सीटें किस बुनियाद पर दी जा रही हैं? इंडस्ट्री में डिमांड एंड सप्लाई के मुताबिक इंजीनियर्स क्यों नहीं तैयार किए जाते? इंजीनियर्स के लिए फिर सर्विस स्ट्रक्चर क्यों नहीं है? जो प्रोफेशनल इंजीनियर्स हैं वो बेचारे ख्वार क्यों होते हैं फील्ड में? PEC इंजीनियर्स को ठेकेदार माफिया के चुंगल से आजाद कराएगा? ये वो तमाम तर सवालात हैं जो मुझे आज PEC से ताल्लुक रखने वाले लोगों से करने हैं, कैंडिडेट्स के साथ करने हैं। हमारे साथ नजीब हारून साहब भी होंगे, डॉक्टर नवीद रमजान भी होंगे, लेकिन उससे पहले मुझे इंजीनियर जवाद अहमद साहब ने, जो मारूफ सिंगर है लेकिन चेयरमैन बराबरी पार्टी पाकिस्तान, उन्हें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम जवाद अहमद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। जवाद साहब, सबसे पहले तो आपकी नज़र से ये वीडियो गुजरी होगी जिसमें इंजीनियर्स खाने पर बेदर्दी से टूट पड़े हैं। क्या बात है? इंजीनियर्स प्रेशराइज हैं, परेशान हैं, जॉबलेस हैं, भूखे हैं, क्या कहें सर? पहली बात तो ये है कि मजमूई जो रवैया है ना हमारा जो सोसाइटी का, वो यही है कि लोग गुर्बत, भूख, बेरोज़गारी से तंग हैं। तो जहाँ पे उनको लगता है कि चलो खाना है तो खाएं उसको, और अगर उनको लगता है कि कम है, लोग ज़्यादा हैं, तो फिर ये सब कुछ करते हैं। टॉकिंग अबाउट इंजीनियर्स सब, क्योंकि इंजीनियर्स का मसला ये है कि 1 लाख पेरेंट्स अपने बच्चे को या तो इंजीनियर बनाना चाहते हैं, डॉक्टर बनाना चाहते हैं। अच्छे टाइम पे जब मुझे इंजीनियर बनाया था मेरे वालिदैन ने, या आपको बनाया था, उस वक्त फिर भी ज़हन में था कि शायद कोई अच्छे आगे जाके प्रॉस्पेक्ट्स होंगे। इस वक्त सूरत हाल ये है कि 3 लाख जो इंजीनियर है जो रजिस्टर्ड है PEC के साथ, उसमें से 1,60,000 जो है ना वो अनएम्प्लॉयड हैं, एम्प्लॉयमेंट नहीं है उनके पास। और 1,90,000 जो वोटर है PEC को जिन्होंने वोट करना है, उनके अंदर बेशतर ऐसे हैं जो कि कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर उनको मुलाजमत मिली हुई है, जो कि एक्चुअली फेक कॉन्ट्रैक्ट है। ये कि कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान है जो कि इनको 40,000, 25,000, 20,000 रुपया दे के जितने भी वो मानते हैं, तो ये उनको कहते हैं आप एम्प्लॉयड हो गए, और एम्प्लॉयमेंट उनको फेक एम्प्लॉयमेंट पे उनको वो रखते हैं। उनकी सारी रेगुलेटरी बॉडीज़ जो हैं उनको चेक नहीं करती। ये इस मुल्क में हो रहा है। और ये इंजीनियर्स वो हैं, आपको मालूम है कि जो लोग वालदैन के पैसे लगवा के इंजीनियर बनते हैं, इतना पैसा लगता है, इतना टाइम लगता है, लोगों के सामने पता नहीं क्या प्रॉमिसिंग फ्यूचर होता है, उनकी पिक्चर होती है उसकी, और जब वो इनके साथ ये होता है कि 35,000 की जॉब भी नहीं मिलती। 35,000। मैंने एक लड़के ऐसे मेरे पास आए, कुछ 1-2 लड़के, वो कह रहे थे कि मैं 10,000, 15,000 की जॉब मिल रही थी, और वो भी कई दफ़ा कहते हैं कि शुरू में ऐसे ही करो, बाद में देखेंगे ये देंगे, और वो उससे बेहतर कॉल सेंटर पे जाके वो नौकरी कर रहे हैं। लोगों के हाथ तो शायद करियर काउंसलिंग का फुकदान है, लेकिन एट दिस पॉइंट इन टाइम जब PEC के इलेक्शंस होने जा रहे हैं, जो इंजीनियर्स की नुमाइंदा जमात है, PEC ने इसके लिए क्या किया? मतलब आपने धड़ाधड़ एक्रीडेशन की, प्राइवेट कॉलेजेस को यूनिवर्सिटीज़ का दर्जा दे दिया, उसको इंजीनियरिंग काउंसिल से एक्रीडेट कर दिया, और धड़ाधड़ लाइसेंस्ड इंजीनियर्स आपने प्रोड्यूस करना शुरू कर दिए। आपने ये नहीं देखा कि मार्केट की नीड कितनी है। आप इंजीनियर सप्लाई तो कर रहे हैं लेकिन डिमांड नहीं है मार्केट के अंदर। PEC ने क्या किया? अब जब आप वोट कास्ट करने जा रहे होंगे एज ए रजिस्टर्ड इंजीनियर, तो आप क्या सोच के वोट कास्ट करेंगे भी या नहीं करेंगे? नहीं, मैं तो पता नहीं करूँगा नहीं करूँगा, मुझे तो बहुत से लोग कह रहे हैं, हमेशा कहते हैं। एक इंपॉर्टेंट है, पॉलिटिकल इंटरवेंशन जो है ना, जब तक ऐसे इदारों के ऊपर से ख़त्म नहीं होगी कुछ भी नहीं होगा। ये जो PMA है, ये जो PEC है, ये जितने भी अदारे हैं, चाहे वो डॉक्टर्स हों, चाहे इंजीनियर्स हों, एसोसिएशन हों, ऑर्गेनाइजेशन हों, अब आप ये देखें कि 1 डेकेड तक तो वो खुर्शीद शाह नहीं है जो PPP के जो हैं, उनके भाई जो हैं कादिर शाह, वो 1 डेकेड रहे हैं PEC के ग्रुप का हिस्सा है, उसको बात कर रहे हैं। अभी भी हम वो उससे मैं बात करता हूँ अभी, बल्कि बड़ी इंपॉर्टेंट बात है वो तो इमरान खान के सारे दावे जो हैं एक तरफ साइड पे हो जाते हैं। वो जो कहते थे ना जी पोलिटिसाइज नहीं करना चाहिए अदारों को, तो वो तो अभी चल जाएगा पता। अच्छा, एक तो 10 साल ये रहे, उसके बाद फिर जावेद कुरैशी साहब हैं, ठीक है, उनके साथ मेरे भी मुरासिम हैं, आपके भी हैं, हम इकट्ठे बैठते भी हैं, एलुमनाई के फंक्शंस में भी बैठते हैं।
लेकिन मेरा उनसे भी सवाल ये है, एहसन इकबाल भी आते थे, बहुत से लोग हैं उनके साथ वो चलते हैं, क्या किया इन सब लोगों ने इतना अरसा कि जबकि एक यंग इंजीनियर जो है वो अनएम्प्लॉयड है और ऊपर से डिप्रेशन का शिकार है, अगर एम्प्लॉयमेंट है तो अंडर एम्प्लॉयड है वो। अच्छा, तीसरे जो अभी जो हो रहा है इस दफ़ा वो तो ज़्यादती है। इमरान खान कहते हैं जी मेरी लड़ाई है पीपीपी के साथ और पीएमएलएन के साथ क्योंकि ये लोग लुटेरे हैं, चोर हैं, डाकू हैं। लेकिन इमरान खान के ही एमएनए जो हैं, जो कि नजीब हारून हैं, वो इस वक्त लड़ रहे हैं पीसी के चेयरमैन का इलेक्शन, और किधर से लड़ रहे हैं? पीपीपी के पैनल से। जी बिल्कुल, पीपीपी है, जमात इस्लामी भी है। नजीब हारून साहब मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं। इसके बाद मुझे नजीब हारून साहब की तरफ जाना है। मुझे क्विकली ये बताइएगा कि बराबरी पार्टी पाकिस्तान इंजीनियर्स के हुकूक के लिए क्या करने जा रही है? कोई प्रोटेस्ट करेंगे, कोई धरना देंगे, पीसी को कैसे जगाएंगे? क्योंकि इस यंग इंजीनियर्स देख रहे हैं, उनकी होप्स आपके साथ भी जुड़ी हुई हैं। देखें, दो तरीके हैं। व्हाट हैव यू प्लान फॉर देम एक्चुअली? एक तो ये तरीका है कि इनकी जो ऑर्गेनाइजेशन है उनके साथ मैं ऐसे बात मत खड़ा हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि इनकी ऑर्गेनाइजेशन को और पोलिटिसाइज करें। हम पहले ही पोलिटिसाइज है। मैं तो कह रहा हूँ कि इमरान खान के दावे किधर गए कि ये आपके एमएनए जो इलेक्शन लड़ रहे हैं इंजीनियर्स की बॉडी के अंदर, ये कैसे, ये किस किस्म का काम है? वो भी पीपल्स पार्टी के साथ मिलके। तो ये जो लुटेरे, चोर, डाकू, ये तो ऊपर जाके सब एक जैसे हैं, आप सब एक जैसे हैं। अच्छा जवाद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। आप ये जो पिक्चर पेंट कर रहे हैं मेरे साथ, क्योंकि प्रोफेशनल इंजीनियर्स भी मौजूद हैं और चेयरमैन पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के उम्मीदवार नजीब हारून साहब भी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों के कीमती वक्त के लिए। नजीब हारून साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज करते हैं सर। सबसे पहले तो ये फरमाइएगा सर कि इमरान खान साहब का बड़ा क्लियर एक पॉइंट ऑफ व्यू था कि जो पॉलिटिशियंस हैं या पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है वो प्रोफेशनल बॉडीज में नहीं होगी। आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सिटिंग एमएनए हैं और आप बतौर चेयरमैन पीईसी इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं, इज इट जस्टिफाइड? 42 साल का मेरा करियर है। आई एम अ प्रोफेशनल इंजीनियर और ये मेरा एक रोजगार, क्योंकि एमएनएशिप तो कोई परमानेंट रोजगार तो नहीं होता ना। पाकिस्तान में यही चीज तब्दील होनी है कि हर आदमी का एमएनएशिप तो एक असाइनमेंट है, एक 5 साल का टेन्योर है कि जिसमें एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से वो जीत के आता है। मेरे पे पीछे मैं 1979 का ग्रेजुएट हूँ। मैंने अमेरिका से एमएस किया हुआ है और 42 साल मैंने प्रोफेशन परस्यू किया है। 35 साल तकरीबन मैं एंटरप्रेन्योर हूँ। मैं एक कंपनी का फाउंडर हूँ। मेरा कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि मैं जो हूँ वो प्राइवेट सेक्टर के अंदर काम करता हूँ, सरकार के साथ काम ही नहीं करता। बतौर एमएनए के भी मैंने पाकिस्तान की तारीख के अंदर ये रिकॉर्ड कायम किया कि मैं 1 रुपया भी सरकार से नहीं लेता। ना मैं तनख्वाह लेता हूँ, ना अलाउंस लेता हूँ, ना जहाज का टिकट लेता हूँ। ठीक है, लेकिन नजीब हारून साहब, हैविंग सेड दैट, आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपके एफिलिएशन तो है, मुंसलिक तो हैं। दूसरी बात ये की जाए, आपके पैनल के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को आपने सिंध से मिला लिया, पंजाब से आपने जमात इस्लामी की हिमायत हासिल की हुई है। तो दिस इज क्वाइट अ मिक्स एंड मैच। मुख्तलिफुल ख्यालात, मुख्तलिफुल नजरियात लोग आपके इस पैनल के अंदर मौजूद हैं। हाउ वुड दे डिलीवर सर? सवाल आप करेंगे, मुझे जवाब तो सुनेंगे ना मेरे भाई। मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का फाउंडर हूँ। 25 साल पहले जब पार्टी बनी तो मैं उसकी पहली सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का हिस्सा बना। लेकिन मैं एक रिफॉर्मर हूँ। मैं हर तरीके से इस मुल्क को अच्छा देखना चाहता हूँ। मैं अमेरिका छोड़ के 31 साल की उम्र में वहाँ पे मैंने 4 ग्रेड पॉइंट एवरेज से एमएस किया और किश्तियाँ जला के पाकिस्तान आ गया। मैं तो पाकिस्तान के अंदर हर महाज के ऊपर इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान को आसमान पे देखना चाहता हूँ। तो मैं पाकिस्तान का एक बड़ा टैक्स पेयर भी हूँ। तो मैं अपने रिस्क और रोजी के लिए अलग काम करता हूँ, अपने प्रोफेशन, ये मेरी कैपेसिटी है ना। और एमएनएशिप जाहिर बात है कि एक असाइनमेंट है कॉन्स्टिट्यूएंसी का, लेकिन मेरे पास कोई ऑफिशियल ऐसी कोई जिम्मेदारी नहीं है कि मैं कोई मिनिस्टर होता या स्टेट मिनिस्टर होता। तो मेरे पास टाइम है ऑन माय हैंड। तो वो करते हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। डॉक्टर साहब, आपने इंजीनियर्स का अलायंस बनाया है और यूटी उसके साथ इल्हाक कर रही है। मुझे ये बताइएगा कि प्रोफेशनल इंजीनियर्स के बहुत सारे इश्यूज हैं जो आज तक एड्रेस नहीं हुए। अब जब आप पीसी इलेक्शंस की दौड़ में हैं तो उसके अंदर अनएम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। उसके अंदर ये जो कॉन्ट्रैक्ट्स अवार्ड कर देते हैं, धड़ाधड़ इंजीनियर्स बना रहे हैं आप, और मार्केट के अंदर उसकी नीड नहीं है। ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं जो यंग इंजीनियर्स आर लुकिंग अप टू यू। तो आपने क्या प्लान बना रखा है? आपका मैनिफेस्टो क्या है? जी रेहान, इससे पहले मैं एक क्लैरिफिकेशन करना चाहूँगा कि पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल एक प्रोफेशनल बॉडी है और इस पे तमाम इंजीनियर वो किसी भी अदारे से वाबस्ता हों वो उसके इलेक्शन कंटेस्ट भी कर सकते हैं। और वो जो समझते हैं कि जोन सा ग्रुप
पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के लिए या इंजीनियर्स के लिए बेहतर रोल अदा करता है उसे ज्वाइन कर सकते हैं। यूईटी एक यूनिवर्सिटी है, वो एक नेशनल अदारा है, वो अपनी ऑटोनमस हैसियत में न्यूट्रल है। जो वाइस चांसलर यूईटी के एम्प्लॉयज़, और ये हमेशा से होता है कि तमाम एम्प्लॉयज़ और बाज़ जगहों पे वाइस चांसलर्स भी इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं, जैसे टेक्सला के वाइस चांसलर कर रहे हैं, मीरपुर यूनिवर्सिटी के कर रहे हैं। तो वो एम्प्लॉयज़ अपने नज़रियात के मुताबिक जो वो बेहतर समझते हैं कि इंजीनियर्स के लिए करें, उस ग्रुप को ज्वाइन करते हैं या उस ग्रुप के साथ। मैं डॉक्टर साहब आपको बताता हूं कि इस वक्त यंग इंजीनियर्स क्या सोच रहे हैं। सबसे पहले तो मैं आप ये देखें, वो ये सोच रहे हैं कि इंडस्ट्री इतनी सैचुरेटेड है, इंजीनियर्स अनएम्प्लॉयड है। अगर 3 लाख आपके इंजीनियर्स हैं तो तकरीबन 1,60,000 इंजीनियर्स आर अनएम्प्लॉयड, विच इज समथिंग वेरी अलार्मिंग। उसके अलावा नो सर्विस स्ट्रक्चर इज देयर, इंजीनियर्स के लिए सर्विस स्ट्रक्चर कोई नहीं है। तो ये आपके एजेंडे का हिस्सा है, मैनिफेस्टो का हिस्सा है, ये बात आपको अंदाजा है, इदराक है कि इंजीनियर्स किस मुश्किल से गुजर रहे हैं? जी रेहान, बिल्कुल इदराक है। और इसकी एक बहुत बड़ी वजह जो मैं समझता हूँ, जैसे मैं केमिकल इंजीनियर हूँ और मैं पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल को देखता हूँ, तो ये सिर्फ एक लिहाज से कॉन्ट्रैक्टिंग इंडस्ट्री के माइंडसेट के साथ रह गई है। मुझे केमिकल इंडस्ट्री का या मैकेनिकल इंडस्ट्री का कोई थिंक टैंक नज़र नहीं आता जो ऐसी पॉलिसीज़ बनाए कि लोकल इंडस्ट्रीज़ ग्रोथ करें और इंजीनियर्स को जॉब मिले। हमें इंजीनियर्स में वो स्किल सेट पैदा करना है और उन्हें तैयार करके मार्केट में भेजना है ताकि वो लोकल मार्केट में और एज वेल एज इंटरनेशनल मार्केट में जा सकें। और यही एक वजह थी जो हम प्रोफेशनल एक्सीलेंस ग्रुप को सपोर्ट के लिए हम प्रोफेसर्स गए, क्योंकि वो 3 साल से यंग इंजीनियर्स को सॉफ्ट स्किल्स ट्रेन कर रहे हैं। हम ये समझते हैं कि जिस तरह डॉक्टर्स जब फारिग होते हैं और उनको 1 साल की हाउस जॉब दी जाती है और वो तैयार होकर फिर मार्केट में जाते हैं, इस तरह यंग इंजीनियर्स को पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल का काम जो है, आई एम रियली सॉरी टू से सर, आज तक ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमने बहुत सारे लोगों को यही क्लेम्स करते हुए देखा है, लेकिन इंजीनियर्स के लिए असल में जो सोल्यूशन है, जो वायबिलिटी है, वो दिखाई नहीं देती है। एक बड़ा इंपॉर्टेंट इशू ओवर एक्रीडेशन ऑफ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज है कि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज को आपने पीईसी के साथ एक्रीडेट कर दिया, उसमें पता नहीं पीईसी के ऐसे कौन से वेस्टेड इंटरेस्ट थे। नजीब हारून साहब से भी मैं यही सवाल रखूंगा कि ये जो धड़ाधड़ इंजीनियर्स पैदा किए, यूनिवर्सिटीज, प्राइवेट कॉलेजेस को आपने यूनिवर्सिटीज बना दिया, पीईसी ने उनको एक्रीडेट कर दिया, वो बेचारे कहां जाएंगे सर? उसके बाद तो अपना समूह लेकर बैठ जाते हैं, उनको नौकरी नहीं मिलती कहीं पर भी। जो इस मुल्क का, पहले तो जहन में ये रखें कि पाकिस्तान, ये सवाल आपने मुझसे किया ना जनाब? जी नजीब हारून साहब जी, पहले तो जहन में ये रखें कि हम एक एट बेस्ट अपने आप को तरक्की पजीर मुल्क कह रहे हैं। हमें तरक्की याफ्ता बनना है, हमें तीसरी दुनिया से निकलना है। तो जहन में ये बात बड़ा क्लियर रखें कि पाकिस्तान के इंजीनियर्स ही इस बोझ को उठा के पाकिस्तान को तरक्की की मनाजिल तय कराने के लिए सलाहियत भी रखते हैं और यही कराएंगे। एक बात। दूसरी बात ये कि ये भी पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल की ही जिम्मेदारियों में आता है कि वो इंजीनियर्स की क्वालिटी, क्योंकि जो करिकुलम उनको पढ़ाया जाए वो 21वीं सदी के तकाज़ों के मुताबिक हो, ताकि जब वहाँ पे 4-4.5 साल गुजार के इंजीनियर बाजार में आए तो बाजार में उसकी कदर कीमत, उसकी वक़्त, उसकी वैल्यू, क्योंकि वो इतना क्रिस्प हो कि वो उन जिम्मेदारियों को और चैलेंजेस लेने के लिए तैयार हो। एक और बात कि स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक जब आप डिमांड को भी बढ़ाएंगे और उसके साथ साथ सप्लाई को बढ़ाएंगे, अगर खाली यूनिवर्सिटीज के जरिए सप्लाई बढ़ा दी गई, डिमांड क्रिएट नहीं हुई, क्योंकि इंजीनियर्स की हमारे जैसे मुल्क में, तरक्की पजीर मुल्क के अंदर बेइंतहा डिमांड क्रिएट होनी चाहिए। अनफॉर्चुनेटली वरुण साहब, डिमांड ही तो हमारे यहाँ ये नहीं है। अभी तो इंजीनियर्स अपना बोझ नहीं उठा सकते हैं। ये रेगुलेटरी बॉडी है, ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, ये आईनी बॉडी है, ये इसी की जिम्मेदारी है कि ये कैसे हो सकता है कि आज पाकिस्तान में ना कुछ बन रहा है, इंपोर्ट्स के बिल आप हमारे इतने ज्यादा हैं। इस पर मजीद बात करनी थी नजीब हारून साहब, लेकिन मुझे वाइंड अप करने का कहा जा रहा है। प्रोफेसर डॉक्टर इंजीनियर नवीद रमजान साहब हमारे साथ मौजूद थे, प्रोफेशनल इंजीनियर हैं, डीन फैकल्टी ऑफ केमिकल इंजीनियरिंग है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त के लिए, नजीब हारून साहब आपके वक्त के लिए। अब डॉक्टर नवीद रमजान उम्मीदवार बराए गवर्निंग बॉडी हैं और ये पैग और यूईटी के जो इत्तेहाद है उससे इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं, प्रोफेशनल इंजीनियर्स हैं। और उनका क्लेम ये है, ये कहते हैं कि जो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ऐसे लोग पीसी को रूल करते रहे हैं,
कि जिनके अपने वेस्टेड इंटरेस्ट रहे हैं, जिनके पॉलिटिकल एफिलिएशंस रहे हैं, और उम्मीद करते हैं कि पीसी जो इंजीनियर्स की नुमाइंदा जमात है, ये यंग इंजीनियर्स के जो एक्चुअली जो कंसर्न्स हैं उनको एड्रेस करेगी और हकीकी जो नुमाइंदे हैं वो आके रिप्रेजेंट करेंगे इंजीनियर्स को, जो उनके रियल इश्यूज़ को समझते भी हैं उनको एड्रेस भी करेंगे, क्योंकि बहुत सारे यंगस्टर्स के जो है वो आपकी तरफ देख रहे हैं और उनके मसाइल जो है यकीनन वो बहुत हल तलब भी हैं। ये तो था आज का दस्तक। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। आप रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।